नमस्कार, आप देख रहे हैं फायर मीडिया और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। भारत की राजनीति कोई नई बात नहीं है। बदलते दौर के साथ साथ ये राजनीति का मौसम भी बदलता रहता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखें तो छोटे लेवल से बड़े लेवल तक यानी राष्ट्रीय स्तर तक की राजनीति का भरमार है। यही राजनीति से काफ़ी सारे नेता भी जन्म लेते हैं, काफ़ी सारे नेता भी बनते हैं और खुद को भी सीखते हैं और बाकियों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। इसी बीच हमारे साथ आज फायर मीडिया पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के सीनियर लीडर वरिष्ठ नेता बृजमोहन शर्मा जी और इसी संबंधित आज हम इनसे बात भी करेंगे। बृजमोहन जी, आपका सबसे पहले फायर मीडिया पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राजनीति की बात करें और सबसे पहले आपकी राजनीति का सफ़र किन परिस्थितियों में, किस तरह का दौर था, क्या माहौल था, कैसे आपके राजनीति का सफ़र जो है वो शुरू हुआ? शीतल जी नमस्कार, आपका भी धन्यवाद और फायर मीडिया का भी धन्यवाद। शीतल जी, हमारे घर में सियासी माहौल था। मेरे पिताजी प्रजा परिषद के फाउंडर मेंबर में से एक थे। ठीक। और वो सक्रिय भी थे। 18 साल तक हम यहाँ घर में ही रहे और पिताजी को देखते रहे। यहाँ कई लोग सियासतदान हमारे घर में आते रहते थे और हमारे घर में बैठते थे, हमें उनका प्रभाव पड़ता था। 18 साल की उम्र में फिर मैं 19 साल की उम्र में मैं आर्मी में चला गया और वहाँ 20 साल कुछ महीने तक मैंने सर्विस की और मुझे वहाँ बहुत जल्दी प्रमोशन भी मिले। मैं 14 साल में सूबेदार बन गया था। लेकिन क्योंकि राजनीति में मुझे शुरू से रुचि थी, घर का माहौल ऐसा था। और एक बात और भी आपको मैं बता दूं कि मेरे नाना जी प्रजा परिषद के टाइम पर 40 दिन तक भूख हड़ताल बैठे हैं यहाँ सरकोट में। तो ये मतलब मेरा ननिहाल की तरफ से भी ये माहौल था और पारिवारिक एक दिलचस्पी जी थी दिलचस्पी आपको जी जी कि राजनीति में ही आना है। तो और उसके बाद फिर मनमोहन जी मेरे सियासी गुरु भी हैं और मेरे बड़े दोस्त भी थे। वो मुझसे 4-5 साल बड़े थे लेकिन मेरे बड़े दोस्त भी थे। वो अक्सर मुझे कहते थे, यार अब छोड़, क्या बोलते हैं, अभी तो तुझे पेंशन मिलेगी, थोड़ी बहुत आ जा घर अब। तो मैं एक किस्म का मतलब मुझ में वो भी प्रभाव पड़ता था। चंद्र जी को मैं देखता, बाकी लोगों को देखता, तो मैंने फिर प्री मेचर ले लिया और मैं 20 साल 6 महीने के बाद ही घर वापस आ गया। तो घर आते ही फिर मैंने राजनीति में ज्वाइन हो गया, मैं बीजेपी में। हालांकि उस वक्त मुझे उस वक्त के यहाँ इंद्रेश जी जो यहाँ के प्रांत प्रचारक थे, उन्होंने मुझे कहा था आप विश्व हिंदू परिषद में काम करो। फिर मैं उन्होंने कहा मेरी रुचि यही है। फिर उन्होंने बोला है ठीक है आप यहाँ काम करो। फिर मैं 1 साल तक शीतल जी ऐसे रहा, कोई जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन मैं घूमता रहा मनमोहन जी के साथ, फरोर्टन जी के साथ। जम्मू में भी जाता रहा, यहाँ भी घूमता रहा। किश्तवाड़ तकरीबन मैंने पूरा किश्तवाड़ उन दोनों में घूमा है। ठीक है। एक आप बीजेपी आपने ज्वाइन की है, बीजेपी पार्टी में आप कार्य कर रहे हैं। तो उस समय अगर बात करें तो बीजेपी ही क्यों आपने चुनी? उस समय की बड़ी पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस या बाकी पार्टियां थी, वो भी आप चुन सकते थे। देखिए, आपका ये सवाल ठीक है। मैंने बीजेपी क्यों ज्वाइन की? क्योंकि मैं स्वयंसेवक भी हूँ, मैं ओटीसी ट्रेंड हूँ और बीजेपी का माहौल घर में था, संघ का माहौल घर में था। और उस वक्त जब मैं इन लोगों के बारे में पढ़ता था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर अटल जी तक, उन दिनों में जितने बड़े नेता थे, नानाजी देशमुख था, सुंदर सिंह भंडारी थे, दीनदयाल उपाध्याय जी थे, बाकी लोग थे, सब लोगों के बारे में पढ़ता रहता हूँ मैं, ये मेरी आदत है। अब उसके बरस जब हम दूसरी पार्टियों के नेताओं को देखते थे, वो बड़े स्वार्थी थे, गलत किस्म की राजनीति वो करते थे। अब मुझे बताए कि कांग्रेस जो थी, सबसे पहला घोटाला तो 62 में हुआ, जेब घोटाला नेहरू के टाइम पर। तो इन्होंने देश को दिया क्या है? इन्होंने जात पात को हवा दिया है और कुछ नहीं इन्होंने किया। इसीलिए हमने बीजेपी को चुना, क्योंकि बीजेपी एक राष्ट्रवाद अपनाती है। बीजेपी के धर्म में राष्ट्रवाद, बीजेपी का धर्म कट्टरवाद नहीं है, राष्ट्रवाद है। इसलिए मैंने बीजेपी चुना। ठीक है, जाहिर सी बात है, आपने जब से राजनीति में कदम रखा तो काफ़ी सारे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला होगा, काफ़ी सारे पदों पर भी काम किया होगा आपने। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए, किन किन लोगों के साथ काम करने का जो है आपको सौभाग्य मिला है? देखिए शीतल जी, जब मैंने भाजपा ज्वाइन की
87 जून से लेकर 2004 तक लगातार इतने साल तक मेरे पास दायित्व रहा। किश्तवाड़ का दायित्व मेरे पास एज जनरल सेक्रेटरी और एज प्रधान 9 साल रहा, और यही दायित्व मुझे डिस्ट्रिक्ट डोडा, जो एरिस्टॉल डिस्ट्रिक्ट डोडा था, उसमें भी मैं 6 साल जनरल सेक्रेटरी और 2 साल प्रधान रहा। उसके बाद मैं प्रभारी रहा, यानी 22 साल मैंने संगठन की जिम्मेदारी निभाई, और इस वक्त भी मैं स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ भारतीय जनता पार्टी के साथ। बिल्कुल एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा। आजकल के दौर में देखा जाए तो काफ़ी सारे लोगों की होड़ लगी है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए, और कर भी रहे हैं। तो क्या उनको जो है पार्टी ज्वाइन करने के बाद जल्दी से एक बड़ा पद भी दिया जाता है या उस पद पे बिठा दिया जाता है, तो उसका असर सीनियर लीडर्स पे कितना पड़ता है, कितना इफेक्ट उन नेताओं पे पड़ता है? देखिए, हर राजनीतिक दल का यही एक लक्ष्य होता है कि कभी न कभी हम सत्ता में पहुंचे। बीजेपी कई बार सत्ता में पहुंची है। 67 में भी 6 स्टेटों में बीजेपी की मिलीजुली सरकार थी, और 96 से लेकर तो 2004 तक आपने भी वो दौर देखा है अटल जी का। अब जब 2014 में जब बीजेपी का बहुत बड़ा विस्तार हुआ, मोदी जी यहाँ के प्रधानमंत्री बने, ये हमारी खुशकिस्मती थी कि मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। नहीं तो क्या होना था, यहाँ देश कहाँ जा रहा था, वो आपको एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूंगा कि जो उस वक्त हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, जो आज मंत्री है, जनरल वीके सिंह, उन्होंने कहा था कि हमारे पास अम्यूनिशन ही नहीं है। मतलब इतनी बड़ी गफलत उस सरकार ने की थी कि फौज के पास अम्यूनिशन नहीं था, और उन दिनों में उन्होंने इतनी खुली छूट दे रखी थी मिलिटेंट्स को कि वो लात मारते थे फौजियों को। तो ये हमारी खुशकिस्मती, हमारी जो इस वक्त जो जनरेशन है भारत की, उसकी खुशकिस्मती है ये कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री इस वक्त देश में है। तो क्या तब से आपने देखा कि मिलिटेंसी पर कंट्रोल है, बाकी हर चीज़ पर कंट्रोल है। बीजेपी की जब केंद्र में आई तो क्या उसके बाद कुछ बदलाव हुए, चाहे वो डिफेंस के क्षेत्र में देखा जाए, जैसे आपने वीके सिंह जी की बात की, तो क्या आपको बदलाव दिखे? देखिए, बहुत बदलाव आए। मैं आपको सिर्फ 2-4 चीज़ें बताऊंगा। मैं डिफेंस की बात करता हूँ आपके सामने। आप देखिए कि जब बीजेपी की सरकार आई तो हमने पाकिस्तान को घुसकर अंदर जाकर मारा, हमने म्यांमार में जाकर घुसकर वहाँ के मिलिटेंटों को मारा है, हमने एयर स्ट्राइक की है, क्या बोलते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ। और सबसे बड़ी बात है कि अभी आप देखिए कि देश इस वक्त, पूरी दुनिया इस देश की इज्जत करता है। हालांकि अटल जी ने जब यहाँ विस्फोट किया था एटम बम का, उसी वक्त से भारत जो था नंबर 1 की तरफ भाग रहा था। ये हमारी बदकिस्मती थी कि 2004 में वो हार गए थे। लेकिन उसके बाद जब मोदी जी आए हैं तो आज दुनिया में भारत को एक अच्छे देश की तरह देखा जाता है और इज्जत से उसके साथ बात की जाती है। मोदी जी ने कहा था ना कि हम आंख मिलाकर बात करेंगे, आंख झुकाकर बात नहीं करेंगे। तो क्या बाकी राजनीतिक पार्टियां देश हित में काम नहीं करती? कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी रही, इतने बड़े नेता, इतने सारे प्रधानमंत्री कांग्रेस के कार्यकाल में रहे, तो क्या उन्होंने देश हित में नहीं सोचा? देखिए, अगर उन्होंने देश हित में सोचा हुआ होता था तो 62 में हमारा 30,000 वर्ग किलोमीटर क्यों जाता था चाइना के पास? क्योंकि उस वक्त नेहरू ने एयरफोर्स को इस्तेमाल ही नहीं किया। जब लड़ाई लगी तो उसने एयरफोर्स को चुपचाप बिठा कर रखा। और उस वक्त जो हमारा डिफेंस मिनिस्टर था कृष्णा मेनन, वो एक ऐसा अयाश आदमी था, उसने एक ऐसे जनरल को प्रमोट करके वहाँ भेजा उसमें चाइना सेक्टर में, वो उस काबिल था ही नहीं। तो उन्होंने अगर उसको एयरफोर्स का इस्तेमाल किया होता था तो भारत का ये आज जो एरिया उनके पास है, हमारे पास नहीं था, नहीं होना, हमारे पास होना था। ठीक है, आरएसएस की बात करेंगे। कहा जाता है कि आरएसएस ही बीजेपी है, तो इससे कितना प्रभाव पड़ता है बीजेपी पर, बीजेपी के कामों पर आरएसएस की वजह से? देखिए, आरएसएस और बीजेपी अगर दोनों की हम तुलना करें तो ये एक है। कैसे एक है? क्योंकि आरएसएस का संगठन महामंत्री जो होता है बीजेपी का, वो आरएसएस आता है। यह परंपरा 1951 से चल रही है। जब 51 में भारतीय जनसंघ
खड़ा हुआ था, उस वक्त गुरुजी तत्कालीन हमारे पूजनीय सरसंघचालक जो थे वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सुंदर सिंह जी भंडारी, नानाजी देशमुख, इस किस्म के कई, और अटल जी भी उस वक्त थे। अटल जी बेशक वो जवान थे, एज पत्रकार भी वो वहाँ काम करते थे। विपक्ष कहता है कि बीजेपी की कठपुतली है आरएसएस की, यानी उसके इशारों पर नाचना, एक कट्टरवाद या उस तरह की बात करना, तो क्या ये आपको? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आरएसएस की तरफ से बीजेपी को कोई गाइडलाइन नहीं दी जाती है। ये तो उनका एक लोगों के पास प्रोपेगेंडा करने के लिए एक बात आती है कि भाई ये आरएसएस जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। आरएसएस जो है, अभी देख लीजिए, आरएसएस को ये कट्टरवाद बोलते हैं। आरएसएस कट्टरवाद कहाँ है? आरएसएस राष्ट्रवाद है। आरएसएस जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानती है। आरएसएस न होती थी तो इस राष्ट्र में और भी कई काम होने थे, लेकिन आरएसएस राष्ट्रवाद को अपना मानते। और आरएसएस भारत माँ के रहने वाले हर आदमी को कहती है कि भाई तू इस भारत माँ का बेटा है, इस भारत माँ का बेटा, और तुम इस भारत में अगर रहते हो, यहाँ का अन्न खाते हो, तुम भारत के ही गुण गाओ, न कि भारत का खाओ पे और आप बाहर जाकर बाहर के मुल्कों का गुण गाओगे, तो उसके खिलाफ है आरएसएस। तो आरएसएस को कट्टरवाद नहीं, आरएसएस एक राष्ट्र, ठीक है, राष्ट्रवाद का संगठन। ठीक है बृजमोहन जी, अब किश्तवाड़ पर आते हैं। थोड़ा हटकर सवाल आपसे पूछूंगा, किश्तवाड़ में किस पार्टी ने अच्छा काम किया है, किस सरकार में अच्छा काम हुआ है? आप एक सीनियर लीडर हैं, वरिष्ठ नेता है, अपने एक्सपीरियंस से, ना कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पे कहेंगे, एक सीनियर लीडर और एक एक्सपीरियंस नेता होने के तौर पे अगर आप बताएंगे तो हमारे दर्शक भी इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं शीतल जी कि किश्तवाड़ में जब बीजेपी का विधायक सुनील शर्मा बना, उसके बाद वो मंत्री भी रहा, तो जितना काम भारतीय जनता पार्टी के सुनील शर्मा और उस सरकार ने, जो 2.5 साल हमारी सरकार है, किश्तवाड़ में क्या इतना काम आज से पहले कभी नहीं हुआ है। जहां अगर एक प्रोजेक्ट पहले आया था, वो आया था मेहता ओम मेहता की, क्या बोलते हैं, उनकी मेहनत से एक प्रोजेक्ट यहाँ आया था, और मेहता जी को आज भी याद किया जाता है। लेकिन उसके बरस आप देखिए, जिन लोगों की यहाँ हुकूमत रही, उन्होंने मुझे बताओ किश्तवाड़ में कौन सा बड़ा काम किया? ना उन्होंने कभी पानी लाया पूरा, ना उन्होंने कभी बिजली यहाँ पूरी पानी की। आज भी नहीं है। नहीं, देखो, पानी बिजली के लिए आज भी लोग परेशान हैं। नहीं, पानी जैसे ही पता, बारिश आती है, बर्फ होती है, बिजली चले जाती है। देखिए क्या है कि पानी की कमी कुछ नहीं है। यहाँ क्या है कि ये जो डिपार्टमेंट है, इसकी इतनी नालायकी है कि ये सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हैं। तो अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो क्या डिपार्टमेंट्स को सुधारा नहीं जा सकता, एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारा नहीं जा सकता? हाँ, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, लगे हैं, उम्मीदें तो बीजेपी से हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बीजेपी ने यहाँ से वोट लिए हैं, अपना विधायक भी चुना था, केंद्र में सरकार भी चुनी है, यहाँ से एमपी चुने हैं, तो क्या बीजेपी का दायित्व या केंद्र सरकार का दायित्व नहीं बनता है सब? नहीं, देखिए, इसमें बड़ा काम हो रहा है। अभी आप देख लीजिए, वहां से तकरीबन 22 इंच पानी आ रहा है, अब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हो रही है। और जो दूसरा, जो यहाँ सबसे बड़ा जो एक वादा किया था हमारी सरकार ने और यहाँ के विधायक ने, मंत्री ने, जो सुनील शर्मा है, कि यहाँ मल्टीपर्पज टनल, जो वो बिल्कुल पहले वो पाइपलाइन में था, अब तो मंजराम पर आ चुका है और अनकरीब उसके टेंडर होने वाले। तो मोदी जी ने भी कहा था शायद, हाँ, वो भी याद होगा, 2014 में उन्होंने रैली में कहा था बिल्कुल कि एक इतना टनल बनाया जाएगा जिसमें अब्दुल्ला परिवार आएगा, जिसमें कश्मीर के जितने भी सियासी परिवार हैं वो उस पाइप में आएंगे। वो पाइप अभी तक किश्तवाड़ में नहीं बनी। नहीं, देखो, उस पर बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है आज। वो बिल्कुल आप देख लेंगे, मतलब इसी साल उस पर शायद पूरा, क्या बोलते हैं, फाइनल काम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल पाइपलाइन में नहीं अब है, वो बिल्कुल अब शुरू होने वाले टाइम पर पहुंच चुका है। ठीक है, डिलिमिटेशन की जो संभावनाएं हैं या वो काफ़ी तेज़ हो चुकी हैं परिसीमन की, और चुनाव से ज़्यादा नज़रें लोगों की डिलिमिटेशन पे है कि किस तरह का मैप बनेगा, कैसे यहाँ पे जो है इन सीटों को का बंटवारा किया जाएगा। लोगों की काफ़ी इस पर नज़रें गड़ाई हुई है। और अगर खासकर बात करें हम अपने चंद्रभागा रीजन की, डोडा है, रामबन है, किश्तवाड़ है, तो लोगों की क्या उम्मीदें रहेंगी भारतीय जनता पार्टी से? कैसे आप इस चीज़ को देखते हैं? देखिए शीतल जी, हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट बने, एरस्टवाल डिस्ट्रिक्ट डोडा के 3 डिस्ट्रिक्ट बने, रामबन है, डोडा है, किश्तवाड़ है। तीनों डिस्ट्रिक्टों ने मांग रखी है कि हमें एक सीट बढ़ाई जाए। लेकिन जब इनकी मीटिंग हुई थी
इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हैं उनके साथ जब इनकी मीटिंग हुई थी, जो एसोसिएटेड मेंबर्स हैं, तो वहाँ ये बात निकल कर आई कि 6 सीट जम्मू रीजन में बढ़ रही है और 1 सीट श्रीनगर में बढ़ रही है, और उन 6 सीटों में किश्तवाड़ और डोडा है। ठीक है, किश्तवाड़ और डोडा है। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में 3 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है कि वो हिंदू बहुल है। ठीक है, रामबन है, डोडा है और भद्रवाह है। किश्तवाड़, इंदरवाल और बाहनाल, इसमें मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा है, खासकर बाहनाल में बहुत ज़्यादा है, और इंदरवाल में भी कोई 70-30 का 60-40 का फ़र्क है। किश्तवाड़ में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो आपके ऑब्जर्वेशन से ये परिसीमन का मैप क्या बनेगा, कैसे, क्या आपको लगता है? देखिए, इसके बारे में फाइनल तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि भाई क्या बन के, ये तो वही अथॉराइज है इसको कहने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ 3 सीट जो बनेंगी, एक तो यहाँ हिंदू बहुल बन जाएगी, मुझे लगता है ऐसा, और एक मुस्लिम बहुल बन जाएगी, और एक में थोड़ा अंतर रहेगा। अब ये डिमार्केशन इसकी कैसी होती है वो हम नहीं पता, ऐसे कुछ चैनल वालों ने बताया है कि ये होगा वो होगा, लेकिन मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूँ। इतना ज़रूर है कि किश्तवाड़ में 1 सीट बढ़नी है, और यही काट छांट करके बढ़ाएंगे वो। बिल्कुल, इसी पर मेरा सवाल भी है जी। तीसरी सीट बढ़ने का जो कयास लगाई जा रही है कि 3 सीटें जो है किश्तवाड़ में बनेंगी, तो मैं अब फिर से आपकी पार्टी पर आता हूँ, आप पर आता हूँ। आपकी पार्टी से तीसरी सीट पर कौन सा चेहरा होगा, किसका चेहरा होगा? क्या कोई नया नवेला लीडर ही इस पर चुनाव लड़ेगा, या फिर इस बार मौका मिलेगा कोई सीनियर लीडर को चुनाव लड़ने का? देखिए, मैंने पहले आपको एक बात कही है कि हमारी पार्टी में सबको आने के लिए दरवाजे खुले हैं। संगठन का काम हम काफ़ी सोच समझ के बात देते हैं, लेकिन चुनाव हम किसी अच्छे व्यक्ति को भी लड़ा सकते हैं। ठीक है। पर इस बारे में जो चुनाव कमेटी जो हमारी होती है, उसका मेंबर हमारा सुनील शर्मा भी है, जिसका हेड हमेशा प्रधान होता है। ठीक है। तो ये इसका फैसला वही करेंगे। बाकी ऐसा है कि मुझे लगता है कि पार्टी में भी ऐसे लोग हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं। सुनील शर्मा तो है ही है, वो तो लड़ेगा, पक्का लड़ेगा। उसके बाद कई लोग हैं, और 2 सीटें और बचती हैं। 2 से भाई, एक में तो इंदरवाल में तो लड़ेगा वही, जो अगर जो सीट है जो हमारा है, 2 कैंडिडेट हमारे पास है इस वक्त। ठीक है, तारिकीन बिल्कुल लड़ेगा, दोबारा भी लड़ेगा। तीसरी सीट से कौन चेहरा होगा आपके नज़रिए से, क्योंकि आप ये लीडर हैं? इसके देखिए, अभी इसके बारे में आपको मैं कुछ नहीं बता सकूँ। ये तो अलग बात है कि इस वक्त कई लोग कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, लेकिन अंतिम फैसला जो होगा वो हमारी चुनाव कमेटी करेगी, और मुझे लगता है किसी उपयुक्त आदमी को ही लड़ाया जाएगा चुनाव, जो जीत सके। आपकी भागीदारी, अगर आपको मैं निजी तौर पे कहूँ तो काफ़ी रही है पार्टी को बनाने में, और खासकर इलेक्शंस में। यही सवाल मैं आपसे आज यही पूछना चाहूँगा, आने वाले इलेक्शन में आपकी किस तरह की भागीदारी रहेगी, किन मुद्दों के साथ, किन चीज़ों के साथ आप आम लोगों के बीच जाएंगे, उनसे बात करेंगे, या उनसे जो है अपनी पार्टी को जिताने के लिए वोट मांगेंगे? क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके पास? शीतल जी, हम पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी अगर हमें इस वक्त कोई दायित्व देती है, कोई जिम्मेदारी देती है कि आपने फलाने क्षेत्र में जाना, चुनाव की लड़वाने के लिए आपने ये काम करने हैं, तो हम जाएंगे, पक्का जाएंगे। क्योंकि हम जब तक हमारी काया इजाज़त देती है, हमारी सेहत इजाज़त देती है, तब तक हम निष्ठावान रहकर पार्टी का काम करेंगे। और आज तो को लोगों के पास जाने के हमारे पास तो बहुत बड़े मुद्दे हैं। अब आप मुझे बताइए शीतल जी, 3-4 बातें आपको बताऊंगा मैं। गैस चूल्हे सबको दिए गए हैं। 5 लाख का क्या बोलते हैं, सेहत का, जो आपको बीमार कोई हो जाए तो उसको इंश्योरेंस मिलता है, उसको 5 लाख मिलता है। ठीक है। यानी आप कई जगहों पर आप जाए, फिर भी लोग नाराज क्यों दिख रहे हैं इस सरकार? देखिए, एक बात आपको, कई दफ़ा क्या होता है कि हमारी इधर किश्तवाड़ में एक क्या बोलते हैं कहावत है कि जब वो एक जानवर होता था, वो केसर को खाता है, तो उसको शेल इधर किश्तवाड़ में बोलते हैं। वो बोलते हैं शेल सुतुन जाती हट पर। क्या होता है कि संतुष्टि आप किसी को दे नहीं सकते हैं, लेकिन जितना काम आज बीजेपी करे, जितना कुछ हो रहा है, या कोई कम नहीं है। आप मुझे बताइए कि आज बीजेपी की वजह से यहाँ 3 प्रोजेक्ट जिसका काम कर रहे हैं, चौथा भी पाइप काम करने वाला शुरू है। युवा तरस रहे हैं जॉब के लिए। देखिए, अब नेचरली युवा कोई कम तो है नहीं।
अब जितनी क्षमता इन लोगों के प्रोजेक्ट में, जितनी क्षमता, जितनी उनके पास वैकेंसी है, उस वैकेंसी के तहत तो लोग लगेंगे। अब कुछ लोग उनको वहां से भी लाने पड़ेंगे। क्यों लाने पड़ेंगे? कि जो देखो, जो टेक्निकली ज़्यादा ट्रेंड होंगे, कुछ हमारे पास नहीं होगा उस किस्म का आदमी, तो वहीं से आएगा। लेकिन सुनी सुनाई बातें आती थी, ड्राइवर है, एक फीटर है, या एक छोटी सी वो लग रहे हैं, सारे लग रहे हैं। वो भी बाहर से आ रहे हैं। नहीं, ड्राइवर ऐसी तो भी बहुत कुछ कम आ बातें रहे हैं, हैं। ड्राइवर बहुत कम आ रहे हैं। ड्राइवर तो हमारे किश्तवाड़ के बड़े ड्राइवर लगे हैं, बहुत लगे हैं इस वक्त। जो लगे इन तीनों प्रोजेक्ट में, अभी जो लोग लगे किश्तवाड़ के ज़्यादा लगे हैं। आप जम्मू कश्मीर में भाजपा का सपना है एक मुख्यमंत्री बनाना है। जी जी। तो क्या लगता है आपको, अगर चुनाव होते हैं तो भाजपा का मुख्यमंत्री बनने वाला है जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल बनेगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। भाजपा यहाँ का चुनाव जीतेगी। ये जो बाकी पार्टियां, अब मुझे बताए, जम्मू में 6 सीटें बढ़ी तो कश्मीर वालों को इतना दर्द हो गया। अब इन्होंने जब सीटें बढ़ाई थी तो कोई डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बनाया था इन्होंने तो जितना हमारा तहसील किश्तवाड़ है उससे भी छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट बनाए थे नगर में। किसने कहा? अभी इन्होंने इंदरवाल की कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई थी गुलाम मोहम्मद भद्रवाही के लिए। आप मुझे बताइए शीतल जी, इंदरवाल के साथ तो आपने ये बारशाला में लाना चाहिए था, बेबूर में लाना चाहिए था। तो क्या डिलिमिटेशन जो है वो आपके लिए प्लस पॉइंट है? वो बीजेपी के लिए फायदेमंद है? यस, बीजेपी के लिए भी, लोगों के लिए भी, सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, किश्तवाड़ के लोगों के लिए और डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोगों के लिए ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि हमारी सीटें बढ़ेंगी और पूरे जम्मू कश्मीर में बढ़ेंगी। तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है ये सब के लिए, न सिर्फ किश्तवाड़ बल्कि जम्मू के लिए भी प्लस पॉइंट है। बिल्कुल, क्योंकि पहले तो हम 37 थे, वो तो 44 सीट थी। तो क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री वहाँ का ही हमेशा बनेगा। आप मुझे बताएं कि उन लोगों ने जब वो बने हैं, अभी 3 चीज़ें आपको बताऊंगा। शेख अब्दुल्ला बना, जागीरदारा एक्ट बनाया, ज़मीनें किस गई? हम लोगों की गई। उसके बाद दोबारा जब शेख अब्दुल्ला आया तो दफ़ा 4 और दफ़ा 8 बना लिया। नहीं, जो आपने किसी को खेत लगाने के लिए दिया था वो मालिक बन गया। नहीं, जब ये इसका साहिबजादा आ गया तो रोशनी मंजराम पर आ गया। तो मतलब है कि इन्होंने कौन सा काम अच्छा किया जम्मू के लिए। तब क्या बोलते हैं, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ आपको। मेरा बड़ा लड़का भी आज वो पुलिस में इंस्पेक्टर है, वो MBBS की उसने कोचिंग वगैरह की। तो मैं भी उन दिनों में वहाँ चला गया जब उनका टेस्ट था, और हम सैनिक सराय में बैठे थे। तो उन दिनों में अपना मकान नहीं था, तो वहाँ 2 लड़के और थे राजौरी के, तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से संबंधित थे वो लड़के। तो मैंने उनको कहा, यार तुम तो पढ़ते पढ़ते कुछ भी नहीं हो। बोलते नहीं, हमारी तो सिलेक्शन हो चुकी है। तो मेरा लड़का फेल, वो जिन्होंने नहीं पढ़ा वो तो डॉक्टर बन गए। तो ये हालत थी उन हुकूमतों की। ऐसी भाई बंदी आज तो नहीं हो रही है ना। बिल्कुल, आज तो कम से कम देखा जाता है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि आज आप भाजपा के खिलाफ खुल्म खुला बोल रहे हो कि यहाँ नहीं लगा, वहाँ नहीं लगा, प्रोजेक्ट में लगा, इधर बोल रहे हो ना। तो तब तो इन्होंने आज़ादी भी छीन ली थी हमारी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। फायर मीडिया पर आज थे बृजमोहन शर्मा, जो काफ़ी सीनियर लीडर हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ काफ़ी लंबा कार्यकाल चला है। राजनीतिक कुछ मुद्दों पर इनसे बात हुई, बड़े बड़े लेवल तक की बात की, और काफ़ी अच्छे जो है बहुमूल्य शब्द इन्होंने हमारे सामने रखे, काफ़ी अच्छी बातें सामने रखी। एक और नए सेशन के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। हमारा चैनल फायर मीडिया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो भी कीजिए। साथ में यूट्यूब पर भी हम अब सक्रिय हैं। यूट्यूब पे जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए फायर मीडिया के साथ।